दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड कविता सत्य और एक कम, इन दोनों से संदर्भित विष्णु खरे जी द्वारा लिखी गई ये कविताएं हैं। इस वीडियो में हम कवि का संक्षिप्त परिचय देंगे, कविता का सार बताएंगे, कविता का अर्थ, भाव, भावार्थ और सह प्रसंग उसकी व्याख्या करेंगे। और इसके बाद एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को हम आपके सामने रखेंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कवि का परिचय। विष्णु खरे, जन्म सन 1940 में। विष्णु खरे का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1962-63 में दैनिक इंदौर समाचार में उप संपादक रहे। 1963 से 75 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन से भी जुड़े रहे। इसी बीच 1966-67 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। तत्पश्चात 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव कार्यक्रम पद पर पदासीन रहे। 1985 से नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर कार्य किया। बीच में लखनऊ संस्करण तथा रविवारी नवभारत टाइम्स हिंदी और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी संपादन कार्य से जुड़े रहे। 1993 में जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे। अब स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद कार्य में रत हैं। औपचारिक रूप से उनके लेखन प्रकाशन का आरंभ 1956 में हुआ। पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं 1960 में। दूसरा कविता संग्रह गैर रूमानी समय में 1970 में प्रकाशित हुआ। तीसरा संग्रह खुद अपनी आँख से 1978 में। चौथा सबकी आवाज़ के पर्दे में 1994 में। पांचवा पिछला बाकी तथा छठा काल और अवधि के दरमियान प्रकाशित हुए। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब 1983 में प्रकाशित हुई। उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अत्यधिक किया है। उनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरणगुप्त सम्मान मिल चुका है। इनकी कविताओं में जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर की अभिव्यक्ति है। एक कम कविता के बारे में पढ़ते हैं। एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वातंत्रोत्तर भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रह गया जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोहभंग हुआ। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया और नितांत स्वार्थपरता का माहौल बनता चला गया। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है तथा कुछ न करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता। इसलिए वह
इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है जो कि वह करता है। यही कविता का संदेश भी है। दूसरी कविता है सत्य, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसका सार। सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। यह कविता इसका प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का अभिष्ट है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, यह कविता उसका प्रमाण है। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप वस्तु, स्थिति और घटनाओं, पात्रों के अनुसार बदलता रहा है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे व्यक्ति के लिए सत्य नहीं है, यानी कि उसमें भेद है और निश्चित रूप से सत्य भी है। हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने के सामासिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। अब कविता का सारांश पढ़ते हैं। सत्य कविता का सारांश। सत्य कविता के माध्यम से कवि विष्णु खरे जी ने महाभारत के पौराणिक पात्रों द्वारा सत्य का जीवन में क्या महत्व है इसे स्पष्ट किया है। विष्णु खरे जिस काल के कवि हैं वह काल सत्य का नहीं था, इसलिए कवि सत्य कविता के माध्यम से लोगों को सत्य का महत्व बताना चाहते हैं। एक कवि का उद्देश्य होता है कि वे अपने समाज के लोगों को सही रास्ता दिखाएं। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने पाठकों को सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार सत्य ढूंढने से नहीं मिलता, सत्य सभी व्यक्तियों के अंदर विराजमान होता है जिसे पहचानने की आवश्यकता होती है। कवि के अनुसार सत्य खोता चला जा रहा है। झूठ इतना बढ़ चुका है कि सत्य किसी को दिखाई नहीं देता, जिसके कारण रिश्तों में भी परिवर्तन आ रहे हैं। वर्तमान समाज में सत्य की क्या परिस्थिति है, संपूर्ण कविता में इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे सत्य कविता की संपूर्ण व्याख्या पढ़ते हैं। सत्य कविता की व्याख्या। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे हटते जाते हैं। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। भावार्थ। कवि विष्णु खरे ने इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह आज के युग में सत्य की पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। लोग सत्य की जगह पर झूठ का सहारा ले रहे हैं। कवि के अनुसार सत्य को केवल पुकारने मात्र से ही वह प्राप्त नहीं होता। सत्य को पाने के लिए कठोर तप की आवश्यकता होती है। जिस तरह सोना तपकर जलकर फिर जाकर चमकता है, ठीक उसी प्रकार सत्य को पुकारने से वह प्राप्त नहीं होता। वह सत्य को पाने के लिए आपको तपना पड़ेगा, तब जाकर सत्य आपको आवाज़ देगा। सत्य कविता का यह अंश आपको महाभारत की कहानियों से कुछ मिलता जुलता दिखेगा। जब युधिष्ठिर सत्य की बात कहने वाले विदुर के पास जाते हैं, उन्हें सच का साथ देने के लिए कहते हैं, तब विदुर पांडवों के साथ हुए अन्याय के प्रति कोई व्यर्थ प्रकट नहीं करते हैं। और युधिष्ठिर जब सत्य के साथ खड़े होने के लिए कहते हैं, तब विदुर उनसे मुंह छिपाकर भागते हैं। अर्थात यहाँ पर दो चीज़ें देखी गई हैं। एक सत्य के पीछे भागता हुआ युधिष्ठिर, दूसरा सत्य का प्रतीक विदुर अन्याय के पक्ष में कुछ न कहते हुए युधिष्ठिर से अपना मुंह छिपाते रहते हैं, यानी कि सत्य से दूर भागता है एक व्यक्ति। वैसे वो सत्य का समर्थन करने वाले रहे हैं, तो पांडवों के साथ गलत होने के कारण वह अपना मुंह छुपाए रहते हैं। अर्थात वह सत्यवादी होते हुए भी सत्य का साथ नहीं देते हैं। इस पंक्ति में यही बताया गया है। आगे कविता है। सत्य शायद जानना चाहता है
कि उनके पीछे हम कितने दूर तक भटक सकते हैं। भावार्थ है, सत्य भी शायद कभी कभी जानना चाहता है कि हम सत्य का साथ पाने के लिए कितनी दूर तक भाग सकते हैं। शायद विदुर भी यही जानना चाहते थे कि युधिष्ठिर विदुर का साथ पाने के लिए किस हद तक कितनी दूर तक जा सकते हैं। तभी तो विदुर मुंह छुपाते हुए जंगल की ओर भागते हैं और बार बार युधिष्ठिर के कहने पर भी नहीं रुकते हैं। आगे कविता है, कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। भावार्थ है, कवि विष्णु खरे ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि सत्य कभी हमारे आसपास ही रहता है और कभी हमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी सत्य हमसे दूर हो जाता है, ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है, और कहाँ चला जाता है यह हमें पता ही नहीं चलता। तभी तो हम बार बार धर्म के राजा युधिष्ठिर के कहने पर और विनती करने पर भी स्वामी विदुर नहीं रुकते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। युधिष्ठिर ने विदुर स्वामी से यह भी कहा कि मैं कुंती नंदन हूँ, अर्थात कुंती का पुत्र आपका सेवक हूँ, अर्थात नहीं पहचान पाए हो तो अपना परिचय भी दिया। आप रुकिए, मगर विदुर नहीं रुकते हैं और वे जंगल की ओर भाग जाते हैं। सत्य हमारी परीक्षा लेता है कि हम किस हद तक सत्य के पीछे भाग सकते हैं, उसको पाने के लिए तप कर सकते हैं। आगे कवि लिखते हैं कविता में, जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था, एकटक से लगातार अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर में सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। इन कविता की इन पंक्तियों का भावार्थ है, सत्य का प्रकाश उन पर बिखर रहा था, उनसे छिपकर वह भी आखिरी बार कहने का तात्पर्य यह है कि इस घटना के बाद विदुर की मृत्यु हो जाती है। विदुर को यह एहसास होता है कि वह अब जीवन और मृत्यु के मायाजाल से निकलने वाले हैं, और इस मायाजाल से निकलने से पहले वह अपने अंदर की ऊर्जा को किसी को देना चाहते थे, और युधिष्ठिर से अच्छा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता था। तभी तो जैसे उनको पता चलता है कि सत्य की खोज में निकले युधिष्ठिर उनसे सत्य का साथ पाना चाहते हैं, तो महाराज युधिष्ठिर को विदुर अपनी सारी शक्तियां दे देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कवि आगे कविता में लिखता है, हम कह नहीं सकते, न तो हम में कोई स्फुरण हुआ और न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी का छुअन है। जैसे भावार्थ कविता का है, कविता के इस अंश में विदुर शमी वृक्ष की टहनियों से चिपक कर युधिष्ठिर को देख रहे थे और अपना तेज बिखेर रहे थे। हम पछताएंगे कि सत्य ने हमसे तो कोई बात ही नहीं की, जबकि सत्य बोलता नहीं है, बस समय रहते उसे पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन हमने सच को पहचान लिया, उस दिन सत्य की समस्त शक्तियां हम में आ जाती हैं और हम सत्य से परिचित हो जाते हैं। इस अंश में कवि सत्य के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि जब सत्य का प्रकाश हमारे अंदर समाहित होता है तो वह कोई सबूत नहीं देता, क्योंकि उस वक्त ना ही हमारे शरीर के अंदर कोई हलचल होती है, न ही भूकंप जैसा कोई कंपन महसूस होता है, और न ही हम अपने आप में कोई बदलाव देखते हैं। अर्थात सत्य का प्रकाश जब हमारे अंदर आता है तो वह कुछ भी नहीं बताता है या कुछ भी नहीं दिखाता है, जिससे हमें ये मालूम चले कि आखिरकार सत्य का प्रकाश हमारे अंदर आया है या नहीं। कवि ने इस अंश में यह भी बताने का प्रयास किया है कि सत्य का प्रकाश अगर हमारे भीतर समाहित होता है
तो उसे केवल और केवल आत्मा ही पहचान पाती है। महाराज युधिष्ठिर अपने अंदर समाहित हुए सत्य को अपनी आत्मा के माध्यम से पहचान पाए थे। आगे लिखते हैं कवि, विदुर कहना चाहते तो वही बात कह सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए। युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। भावार्थ है, कविता के इस अंतिम अंश में कवि कहते हैं कि महाभारत के अनुसार सत्य बहुत ही कड़वा होता है और सत्य हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। जिस तरह वस्तु, समाज, पात्र, स्थान, खान पान बदलता है, ठीक वैसे ही सत्य भी हर एक व्यक्ति के लिए बदलता है। जो सत्य एक व्यक्ति के लिए सही होता है वह दूसरे व्यक्ति के लिए गलत भी हो सकता है। इन समस्त बातों को महाराज युधिष्ठिर जान चुके थे और इस तरीके से वह अपने देश लौट रहे थे। तो सत्य कविता को महाभारत से जोड़ते हुए कितना स्पष्ट कहने का प्रयास किया है कवि ने। अब अगली कविता एक कम को पढ़ते हैं, उसका पहले सार पढ़ते हैं, फिर उस कविता के छोटे छोटे अंश पढ़ के उसकी व्याख्या करेंगे, उसका अर्थ और भाव समझेंगे। एक कम कविता के माध्यम से कवि विष्णु खरे ने उस समय का चित्र प्रस्तुत किया है जब हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका था। आज़ादी के बाद वाली स्थिति का कवि ने इस कविता में चित्रण किया है। सभी को लग रहा था जब भारत देश आज़ाद हो जाएगा तब भारत में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मगर आज़ादी के बाद का चित्र कुछ और ही नज़र आया। कुछ लोग आज़ादी के बाद बहुत अमीर हो गए और कुछ लोग फ़कीर बन गए। यह जो मतभेद हुआ उसके बाद अमीरी और गरीबी का फासला दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। कवि के अनुसार हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने भारत को एक बेहतर स्थान पर देखने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और शहीद हो गए, मगर बलिदान का परिणाम बहुत ही विपरीत हुआ। आज़ादी के बाद लोग अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक गिर गए। लोगों ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी करना आरंभ कर दिया और लोग अपने अंदर के मानवीय मूल्यों को भूलते चले जा रहे हैं। सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो वे लोग ईमानदार लोग हैं, जो भले ही गरीब हैं मगर बेईमान नहीं। वे अपने नैतिक मूल्यों को साथ में लेकर आगे बढ़ने की चाह रख रहे हैं। ये ईमानदार लोग इतने सच्चे हैं कि लोगों के सामने हाथ फैलाने में भी शर्माते नहीं हैं। कवि को सत्यवादी लोग ही सबसे ज़्यादा पसंद आए। अब कविता पढ़ते हैं और उसके छोटे छोटे अंश को पढ़ के उसकी व्याख्या करते हैं, उसका अर्थ और भाव बताते हैं। एक कम कविता की व्याख्या। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीक़ों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। इन पंक्तियों का भावार्थ है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ कवि विष्णु खरे द्वारा रचित एक कम कविता की हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताते हैं कि जब सन 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था, उस समय में आज के समय में क्या अंतर है। आज़ादी के पूर्व का भारत और आज़ादी के बाद के भारत में बहुत अंतर उन्होंने देखा। आज़ादी के बाद के भारत में लोग आगे बढ़ने की होड़ में गलत राह पर चल रहे हैं, अपने ईमान को खो रहे हैं और जैसे तैसे बस ज़िंदगी में पैसे कमा रहे हैं। वहीं कवि को कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो 25 पैसे की एक चाय और 2 रोटी के लिए बिना किसी लज्जा के लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर कवि समझ जाते हैं कि ये ईमानदार है, तभी तो एक रोटी और एक चाय के लिए लोगों के सामने हाथ फैला रहा है। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो गलत राह पर चलकर बड़ी बड़ी बातें कर गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से जब सवाल किया जाता है कि उन्होंने ये पैसे कैसे कमाए हैं, तो वे कहते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर पैसे कमाए हैं, जबकि वे झूठ बोल रहे हैं। कवि को इस बात का दुख है कि अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो हर एक व्यक्ति आज अमीर होता।
फिर कोई गरीब सड़कों पर भीख मांगते हुए नहीं दिखाई देता, इसलिए कवि को उन व्यक्तियों को देखकर खुशी मिलती है जो व्यक्ति लोगों के सामने बेहिचक हाथ फैलाकर रोटी और चाय के लिए पैसे मांगते हैं। आगे कवि लिखते हैं, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो। इन पंक्तियों का भावार्थ है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि विष्णु खरे अपने आप को लाचार, कंगाल और फकीर कहते हैं और कहते हैं कि मैं खुद इतना गरीब हूँ कि जो व्यक्ति मेरे सामने आकर हाथ फैलाता है, मैं उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाता। कवि खुद को कामचोर कहते हुए कहते हैं कि अगर मैं आगे बढ़ने की होड़ में रहता और बहुत सारे पैसे कमाता तो शायद मैं आज इन लोगों की मदद कर पाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए कवि को थोड़ा अफसोस हो रहा है। कवि को एक तरफ जहाँ बेईमानी करने वाले लोगों के ऊपर शर्म आ रही है, वहीं दूसरी ओर कवि को उन लोगों से सहानुभूति होती है जो ईमानदारी के पथ पर चलते हैं और अपना पेट भर रहे हैं। कवि को इस बात का अफसोस होता है कि वह ऐसे लोग जिन्हें सच में मदद की आवश्यकता है, उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। कवि इस वक्त खुद ही फ़कीर है, जिस वजह से वह ईमानदार लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, और वे इस बात को स्पष्ट रूप से प्रकट भी करते हैं। इसलिए वे अपने आप को कहते हैं कि मैंने तो शर्म का पर्दा भी हटा दिया और सच का साथ देकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, एक कम कविता यहाँ पर समाप्त होती है। उसका भाव, उसकी व्याख्या हमने स्पष्ट की। सत्य और एक कम, इन दोनों ही पाठों से संबंधित वीडियो हमने यहाँ पर बनाई है। आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को लेकर या हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण के किसी भी अन्य टॉपिक या कक्षा 12 या किसी अन्य कक्षा के किसी भी पाठ से को लेकर कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।